नमस्कार, न्यूज के ऑडियो बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में क्या कुछ खास रहा। देश के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी का कल निधन हो जाने के बाद आज राजधानी दिल्ली के लोधी रोड स्थित शमशान घाट में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें आखिरी विदाई दी गई और उनका अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले उनके पार्थिव शरीर को आर्मी हॉस्पिटल से 10 राजाजी मार्ग स्थित उनके सरकारी आवास में लाया गया। उनकी पार्थिव देह को उनके बेटे और कांग्रेस नेता अभिजीत मुखर्जी ने मुखाग्नि दी। इस मौके पर प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत का दर्द भी छलक उठा। उन्होंने बताया कि वे अपने पिता को बंगाल ले जाना चाहते थे, लेकिन कोरोना के चलते उनकी ये इच्छा अधूरी ही रह गई। देश भर में आज से जेईई मेंस की परीक्षाएं शुरू हो गई है, जो कि 6 सितंबर तक चलेगी। इसके लिए देश भर में 660 सेंटर बनाए गए हैं। पहले दिन परीक्षा सेंटर पर कोरोना से बचाव एवं सुरक्षा के व्यापक इंतजाम देखने को मिले। छात्र छात्राएं भी परीक्षा केंद्रों पर पूरी एहतियात के साथ देखे गए। वे अपने साथ हैंड सैनिटाइजर लेकर आए। इसके अलावा छात्र मास्क और फेस शील्ड भी लगाकर परीक्षा देने पहुंचे। बता दें कि परीक्षा में करीब 8.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया है। परीक्षार्थियों को उन्हें दिए गए एडमिट कार्ड में बताए गए कोरोना एवं अन्य 22 निर्देशों का पालन करना है। परीक्षा केंद्र में जहां सभी व्यवस्थाएं टचलेस है, वहीं इस बार स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड भी कोड से चेक किए गए। लद्दाख के पेंगोंग इलाके में भारतीय सेना के जवानों से मात खाने के बाद चीन की सरकारी मीडिया भारत पर भड़की हुई है। जिनपिंग की पिट्ठू और चीनी सरकार का मुखपत्र माने जाने वाले चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अपने संपादकीय में लिखा है कि भारतीय सेना चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी से खुद की रक्षा नहीं कर सकती है। इतना ही नहीं, डींगे हाँकते हुए ग्लोबल टाइम्स ने आगे लिखा है कि अगर भारत चीन के साथ युद्ध करता है तो अमेरिका भी उसकी सहायता नहीं कर पाएगा। ग्लोबल टाइम्स ने शेखी बगाड़ते हुए यहाँ तक लिखा है कि अगर भारत अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन करना चाहता है तो चीनी सेना 1962 की तुलना में भारतीय सेना को अधिक नुकसान पहुंचाने को बाध्य होगी। लेकिन ग्लोबल टाइम्स यह भूल गया है कि 1962 और 2020 में बड़ा अंतर है। आज अगर चीन कोई भी हरकत करता है तो उसकी नौसिखिया सेना को गंभीर अंजाम भुगतना पड़ेगा। एलएसी पर जारी तनाव के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने शीर्ष अधिकारियों के साथ भारत चीन सीमा की हालिया स्थिति की समीक्षा की है। डोभाल ने अधिकारियों के साथ यह बैठक 29 और 30 अगस्त की रात भारतीय सेना द्वारा लद्दाख में चुशूल के पास पेंगोंग झील के दक्षिणी तट के निकट भारतीय क्षेत्रों में घुसपैठ करने के चीनी सेना के प्रयास को विफल करने के बाद की है। जीडीपी में भारी गिरावट को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा और दावा किया कि अर्थव्यवस्था की बर्बादी नोटबंदी से शुरू हुई है और उसके बाद से ही लगातार एक के बाद एक गलत नीतियां अपनाई गई। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार भारत के भविष्य को खतरे में डाल रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि जीडीपी -23.9% हो गई है। वहीं नीट और जेईई परीक्षाओं को लेकर भी राहुल ने कहा कि मोदी सरकार भारत के भविष्य को खतरे में डाल रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अब वीकेंड लॉकडाउन में रियायत का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में अब सिर्फ साप्ताहिक बंदी रविवार को ही निर्धारित की जाएगी। साफ है, ऐसे में अब शनिवार को भी बाजार खुलेंगे और एक तरह से वीकेंड लॉकडाउन खत्म हो गया है। इसके अलावा यूपी में अब बाजारों के खुलने के समय में भी बदलाव किया गया है। अब सोमवार से शनिवार तक सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक बाजार खुल सकेंगे, जबकि पहले यह समय सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक ही था। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अध्यक्ष ने चेतावनी देते हुए कहा है कि कोरोना वायरस की महामारी के बीच लॉकडाउन को इतनी जल्दी खोलना तबाही का कारण बन सकता है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम ने जोर देकर कहा था कि जो देश लॉकडाउन खोलने के प्रति गंभीर है, उन्हें संक्रमण को कंट्रोल करने के लिए भी गंभीर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसे संतुलित करना असंभव नहीं है, इसलिए मौजूदा महामारी की तरह स्वास्थ्य आपदा से निपटने के लिए बेहतर तैयारी की जरूरत है।